Hello everyone, welcome back to the learning of 12 business studies. So for today's tutorial, I will be covering some cases. After successful completion of chapter 5, that is organizing, it's time to relate with some cases of the chapter. In chapter 5, that is organizing, I had covered concept, importance, process of organizing, organizational structure, that is functional and divisional, further formal and informal organization, delegation of authority and extended concept of delegation, that is your decentralization. So let's cover with some cases now. So let's start with case 98 today. So case 98 से पहले case number 97 तक I had covered in chapter number 4, that is planning. So 98 onward जो cases होंगे that will be the part of your organizing chapter. So इसको cover करते हैं. Aman Chadha started Bullseye, a company for providing cyber security solutions to businesses. Its objective is to prevent, detect, and respond to cyber attacks and protect critical data. He was a hardworking software engineer and an expert in cybersecurity. His reputation grew by leaps and bounds as he was not only a person of integrity but also did work with utmost honesty and sincerity. The business started growing by day. So Aman Chadha basically started a company जिसका नाम था बुलजाई एंड ये जो कंपनी थी ये फोकस करती थी सो एज टू प्रोवाइड साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशंस टू द बिजनेस हाउसेज. इनका जो मेन एम था दैट वाज टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द साइबर अटैक्स और द साइबर क्राइम्स एंड जो इंपॉर्टेंट डेटा थे उसको क्रिटिकल वे में प्रोटेक्ट करना इनका काम था. ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड काफ़ी अच्छे एक्सपोर्ट थे इन द साइबर सिक्योरिटी. इनकी जो रेपुटेशन थी दैट वॉज वेरी मच गुड इन द मार्केट. ही वॉज नॉट ओनली रिगार्डेड एज अ गुड पर्सन बट ऑफकोर्स उनका हार्डवर्क जो था वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू किया जाता था इन द मार्केट एंड ही वॉज द मैन जो कि ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी के साथ अपना काम करते थे एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली उनका जो बिजनेस था वो डे बाय डे बढ़ रहा था. So he was delighted when he was offered a big project by the Ministry of Defence. While working on the project, he found that the volume of work made is impractical for him to handle all the work by himself. So वो काफ़ी ज़्यादा delighted और excited feel करते हैं जब उनको ऑफ़र किया जाता है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड जब वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो उनको जो लेवल ऑफ काम मिलता है, जो वॉल्यूम ऑफ काम मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो इम्प्रैक्टिकल मानते हैं इस काम को कंप्लीट करना बाय हिमसेल्फ. वो अपने आप ही सब कुछ नहीं कर सकते, वो ऐसा मानते हैं. सो ही डिसाइडेड टू एक्सपैंड द टीम. सो उन्होंने सोचा कि उनको टीम को बढ़ाना चाहिए. द कंपनी मेंटेन्ड अ क्लोज लाइजेंस विद अ लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज. During a campus placement, Ishan and Vrinda were appointed for the new project. सो जैसे कि सोचा कि एक टीम को एक्सपैंड करना है तो कंपनी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा क्लोज एक रेपो मेंटेन करती थी विद वन ऑफ द लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज एंड बाय मीन ऑफ दैट कॉलेज उनको कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू ईशान एंड वृंदा मिलते हैं एंड वो अपॉइंट करते हैं उनको सो एज टू हैंडल द न्यू प्रोजेक्ट. सो ही फाउंड द न्यू एम्प्लॉयज़ केपेबल, एंथुजियास्टिक एंड ट्रस्टवर्दी. सो यहाँ पे जो मिस्टर चड्ढा है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहते हैं इस चीज़ को जान के कि जो नए एम्प्लॉयज़ दैट इज़ ईशान एंड वृंदा जिसको हायर करा गया है दे आर वेरी मच केपेबल इनफ, दे आर वेरी एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक एंड ऑफ कोर्स दे आर वेरी ट्रस्टवर्दी also. So Aman was thus able to focus on objectives and with the aim of Ishan and Vrinda, the project was completed on time. So Aman ने अपना काम जो था, अपना जो ऑब्जेक्टिव्स था उसको फॉर श्योर पूरा करने के लिए जो फोकल एरियाज थे उस पर अपना इंपॉर्टेंस या अपनी नज़र बनाए रखी एंड विद द हेल्प ऑफ द ईशान एंड द वृंदा ऑफ कोर्स इन्होंने जो प्रोजेक्ट था उसको टाइमली कंप्लीट किया. सो नॉट ओनली दिस, अमन वॉज ऑल्सो एबल टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन. और इसके साथ साथ अमन ने अपना जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था, एरिया ऑफ वर्किंग था उसको भी बढ़ाना इनिशिएट कर दिया था बिकॉज ऑफ द हेल्प जो कि ईशान और वृंदा ने ऑफर किया था. ऑन द अदर हैंड ईशान एंड वृंदा ऑल्सो गॉट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एन एक्साइज इनिशिएटिव. सो इसकी वजह से जो ईशान एंड वृंदा थे जिनको हायर किया गया था सो एज टू वर्क फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिली थी. बाय मीन ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी जो उनकी डेवलपमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो पाई थी एंड जिसकी वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो भी काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हुआ था. So here comes a question of the case. Identify and briefly explain the concept used by Aman in the above case which helped him in the focusing on objectives and also state any four importance of the concept identified in the first part. So जिस concept के साथ उन्होंने अपने objectives को attain किया that was of course a delegation of authority because as he was handling a much of the task तो उनको जब ये realization होता है that he can't हैंडल ऑल ऑफ द वर्क हिमसेल्फ तो उन्होंने अपनी टीम को एक्सपैंड करने के बारे में सोचा एंड फर्दर अपॉइंटमेंट हुई ईशान एंड वृंदा की जिसकी वजह से
जो उनका काम था वो अपना काम पे ऊपर फोकस कर पाए एंड जिसके से ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना ईजी हो गया. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द केस ऑफ योर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, बिकॉज यहाँ पे दो लोगों की बात हुई है, दैट इज़ ईशान एंड वृंदा, दैट इज़ वो उनके इमीडिएट सबॉर्डिनेट थे. इसीलिए जब डिसीजन मेकिंग शेयर हुई या अथॉरिटी शेयर हुई विद ईशान एंड वृंदा एंड एज अमन वॉज फोकसिंग ऑन द इम्पॉर्टेंट इशूज़, सो डेफिनेटली इस चीज़ से हम को रिलेट कर पा रहे हैं दैट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ द कॉन्सेप्ट विच हैज़ बीन द सक्सेसफुल फंडा, जिसकी वजह से जो अमन है उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन किया. At the same time, you need to state 4 points of importance of the concept identified, which means delegation of authority की importance आपको लिखनी है. कोई भी 4 points आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हो. Let's cover case 99 now. So Kiran Industries is a company leading in office furniture. The company chose to diversify its operation to improve its growth potential and increase market share. So Kiran Industries एक ऑफिस फर्नीचर को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है. सो कंपनी ने डाइवर्सिफाई करने के बारे में सोचा है. डाइवर्सिफाई मतलब कि वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के बारे में सोच रहे हैं. सो ये जो उनका डिसीजन है दैट इज़ इन कॉन्टेक्स्ट टू इम्प्रूव इन द market of course and to increase the market share. As the project was important, many alternatives were generated for the purpose and were thoroughly discussed among the members of the organization. So ये जो प्रोजेक्ट था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए बहुत तरीके की ऑल्टरनेटिव्स को जनरेट किया गया ताकि एक सक्सेसफुल काइंड ऑफ थिंग को क्रक्स के फॉर्म पे वो लोग प्रिपेयर कर सकें. एंड सेम चीज़ को इन्फॉर्मेशन के फॉर्म पे शेयर किया गया विद द अदर मेम्बर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आफ्टर इवेलुएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स, Sukhvinder, the managing director of the company, decided that they should add home interiors and furnishing as a new line of business activity. So जब ये सब चीज़ें alternatives के फॉर्म पे पता चलती हैं, so after the evaluation बहुत तरीके के alternatives जो आइडेंटिफाई किए गए थे उसको इवेलुएट किया गया. एंड सुखविंदर जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उन्होंने डिसाइड किया that they should be adding home interiors and furnishing as a new line of business activity. So let's cover the question now. Name the framework which a diversified organization should adopt so as to enable or cope up with the emerging complexity. So कौन सा स्ट्रक्चर in terms of your organizational structure adopt करना चाहिए उसके बारे में पूछा है. So of course जहाँ पे diversification होता है तो वहाँ पे multiple goods को produce करने के बारे में सोचा जाता है. And divisional structure ऐसे framework के लिए fit in होता है because divisional structure promote करता है so as to divide the departments or the division in keeping in mind कि जो फर्म है वो कितने मल्टीपल या डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है. सो एज पर द सेकेंड क्वेश्चन द केस वी नीड टू आइडेंटिफाई लिमिटेशंस ऑफ दिस फ्रेमवर्क. सो एनी टू लिमिटेशंस ऑफ डिविजनल फ्रेमवर्क और द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी mentioned over here. Now let's cover case number 100. Shan Spices Limited are the manufacturers of different food spices and specific spices like rajma masala, chole masala, aloo paratha masala, etc. Mr. Raghav, the owner of the company, has created different departments for purchase, production, marketing, finance and HR. There are 30 employees working in the organization. So जो शान स्पाइस लिमिटेड कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है अलग अलग तरीके के स्पाइसेस को. एंड जो मिस्टर राघव हैं वो ओनर है इस कंपनी के एंड उन्होंने बहुत तरीके के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को क्रिएट कर रखा है. जो भी मेजर फंक्शन परफॉर्म होते एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्होंने उसको डिपार्टमेंट्स के फॉर्म पे स्टैब्लिश किया है, चाहे वो परचेज हो, प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या HR हो. एट द सेम टाइम इनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 30 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं. एंड प्लानिंग इज़ ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस टू द कंपनी. सो प्लानिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल मानी जाती है इस कंपनी के लिए. सो एज मिस्टर राघव बिलीव्स दैट इफेक्टिव प्लानिंग लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. बिकॉज जो ओनर है मिस्टर राघव वो बिलीव करते हैं, मानते हैं कि अगर प्लानिंग बहुत सॉलिड होती है, प्लानिंग बहुत इफेक्टिव होती है तो डेफिनेटली यू कैन अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स क्योंकि आप सेट करते हो इन एडवांस. So in order to make employees focus on objectives, he issued instruction that during working hours only official matters will be discussed. So वो ये चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फोकस रहें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को ध्यान में रख के वो काम करें सो दैट वी कैन अटेन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. सो इसकी वजह से उन्होंने अपने बहुत ज़्यादा क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस ऑफर कर रखे हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए दैट ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स कोई भी एम्प्लॉय जो है वो इधर उधर की बात नहीं करेगा, वो सिर्फ ऑफिशियल वर्क को ही डिस्कस कर सकता है. He made certain rules and code of conduct for the employees to follow. At the same time, systematic rules and regulations को frame out कर दिया गया by mean of him, which has to be followed by the employees, according to which employees are not allowed to visit and talk to the employees of other department except for official work.
तो जो रूल्स रेगुलेशंस उन्होंने प्रिपेयर किए हैं एज़ पर दैट नॉर्म जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको परमिट नहीं किया जा रहा है कि वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाके और दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ जाके कोरिलेट कर सकते हैं, दैट टू फॉर द अदर डिपार्टमेंट. एंड इफ़ दे रियली वांट टू टॉक देन ऑफ कोर्स दे शुड बी डिस्कसिंग ओनली द ऑफिशियल वर्क और द मैटर्स. ही emphasized on work performance which resulted in smooth functioning of the organization. सो उन्होंने जो फोकस रखा वो ऑफ कोर्स स्ट्रेस किया गया वर्क के रिलेटेड, परफॉर्मेंस से रिलेटेड, सो दैट दे कैन अटेन द ऑब्जेक्टिव्स. एंड इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्मूथली काम हो रहा था उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. So let's cover the question now. We need to identify and state the type of organization mentioned in the above para. So as per this case, of course, जो हम लोग यहाँ पे correlate कर सकते हैं. So this case is all about your formal organization, because जो formal organization होता है वो of course create किया जाता है by the systematic arrangement or the discretion of the top management. एंड जो इंटायर फोकस होता है वो वर्क परफॉर्मेंस से रिलेटेड ही होता है. एंड जो इनफॉर्मल ग्रुप्स क्रिएट करने की बात होती है एज द सेटिस्फैक्शन or the companionship for the employees, that is not permitted in case of formal organization. So this is all about जो कि यहाँ पे भी clearly depict हम कर सकते हैं, identify कर सकते हैं. So of course the answer is formal organization. And second question ये demand करता है that we need to identify one feature of the concept जो कि आपने डिपिक्ट किया है in the question number 1 of the case, which means that हम लोग को formal organization का कोई भी एक feature को यहाँ पे mention करना है. Let's cover case number 101. Neha runs a factory wherein she manufactures shoes. The business has been doing well and she intended to expand by diversifying into leather bags as well as western formal wear, thereby making her company a complete provider of the corporate wear. So नेहा जो है वो रन करती एक फैक्ट्री को जहाँ पे वो शूज़ को मैन्युफैक्चर करती हैं. उनका बिज़नेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड डेफिनेटली वो एक्सपैंड करना चाह रही हैं अपने बिज़नेस को. सो फॉर दिस रीज़न वो डाइवर्सिफिकेशन कर रही हैं. शील बी एंटरिंग इनटू द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स अपार्ट फ्रॉम द शूज़ नाउ, चाहे वो लेदर बैग्स हो चाहे वो वेस्टर्न फॉर्मल वेयर हो, बिकॉज शी वॉन्ट टू establish herself in the market as a complete provider for the corporate wear. This will enable her to market her business unit as one stop for working women, which means that जितने भी working women हैं उनके लिए under one roof she is going to offer everything whatever she desires or want. So which type of structure would you recommend for her expanded organization? Why? So यहाँ पे हमसे पूछा गया कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उनके लिए फिट इन रहेगा. ऑफ कोर्स यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की बात हुई है and that to production of various goods apart from the shoes like the leather bags or the western formal wears, so as to provide the complete solution or the complete provider of the corporate wear. So definitely यहाँ पे fit in होता है आपका divisional structure, divisional organizational structure, because it says all about कि जहाँ पे whole of the organization को हम divide करते हैं on the basis of products being manufactured. सो जितने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को आप प्रिपेयर करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, तो उसके लिए जो परफेक्ट फिट इन होता है दैट इज़ योर डिविजनल स्ट्रक्चर. सो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू सजेस्ट नेहा दैट शी शुड फॉलो divisional organizational structure. Now let's cover case number 102. The production manager asks the foreman to achieve a target production of 200 units per day, but he does not give him the authority to requisition tools and materials from the store department. Can the production manager blame the foreman if he is not able to achieve the desired target? We need to give the reasons for the same. So यहाँ पे केस है दैट जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने अपने फोरमैन को ये बोला है दैट द पर्सन हैज़ टू अटेन अ टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 200 यूनिट्स, बट उन्होंने उनको कोई भी अथॉरिटी नहीं दी है दैट कि जो भी टूल्स एंड मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी वो स्टोर से जाके रिसीव कर सकते हैं या उसके लिए रिक्वेजिशन कर सकते हैं या डिमांड कर सकते हैं. So can the production manager blame the foreman if he is not able to achieve the desired target? So क्या production manager यहाँ पे blame कर सकते हैं foreman को अगर foreman यहाँ पे उस 200 units per day के target को attain नहीं कर पाता है तो. So of course the clear answer over here is कि जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो ब्लेम बिल्कुल नहीं कर सकता है फोरमैन को, बिकॉज उन्होंने उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है दैट द पर्सन हैज़ टू प्रिपेयर 200 यूनिट्स पर डे, बट उन्होंने अथॉरिटी इशू नहीं करी है सो एज टू हैव अ रिक्वेजिशन फॉर द टूल्स एंड मटीरियल्स जो कि उनको चाहिए होगा, सो एज टू गिव द प्रोडक्शन टू दैट 200 यूनिट्स पर डे टारगेट को. सो फॉर दिस रीज़न जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो डेफिनेटली ब्लेम नहीं कर सकता फोरमैन को, बिकॉज अगर किसी को भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफर करते हैं देन ऑफकोर्स द पर्सन शुड बी ऑफर द सम सॉर्ट ऑफ authority also. So because authority and responsibility must go hand in hand, because अगर किसी को आप responsible ठहराते हो किसी काम के लिए and if you don't permit the person to have any form of authority, so of course वो अपनी responsibility को execute नहीं कर पाएगा.
Let's cover case 103. A manager enhances the production target from 500 to 700 units per month, but the authority to draw raw material was not given by him. So जो मैनेजर है उसने अपना जो प्रोडक्शन टारगेट है उसको तो इन्हांस कर दिया, विच वॉज 500 अर्लियर, एंड उसने इन्हांस करके 700 यूनिट्स पर मंथ का टारगेट सेट कर दिया है. बट जो मैनेजर है उसने अथॉरिटी नहीं दी है सो आज टू ड्रॉ मटीरियल जो कि रिक्वायर्ड होगा फॉर द प्रोडक्शन. सो द प्रोडक्शन मैनेजर कुड नॉट अचीव द रिवाइज प्रोडक्शन टारगेट, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसका जो रिवाइज प्रोडक्शन टारगेट था दैट वाज 500 से 700 यूनिट्स का जो पर मंथ का जो टारगेट अब उसने रख दिया था. सो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड विच प्रिंसिपल वॉज वायलेटेड, वी नीड टू आइडेंटिफाई दिस. सो ऑफकोर्स द मैनेजर ओवर हियर इज़ रिस्पॉन्सिबल बिकॉज उसने एक टारगेट तो सेट कर दिया, बट मैनेजर हैज़ नॉट परमिटेड एनी वन in the form of authority to be issued जो कि रॉ मटेरियल के लिए पोजेस करने के लिए रिक्वायर्ड था अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, सो दैट दे कैन फैसिलिटेट प्रोडक्शन. सो वो चीज़ जब नहीं हुई, दैट इज़ द रीज़न कि काम अटेन नहीं हो पाया, टारगेट अटेन नहीं हो पाया. डेफिनेटली यहाँ पे जो ब्लेम जाएगा दैट वुड बी फॉर द मैनेजर ओनली. एंड कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे वॉयलेट हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ authority and responsibility has been violated over here because clearly हमने इसको बहुत बार पढ़ा भी है पहले भी, एंड चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे भी हमने इसको स्टडी किया था. एंड इस चैप्टर के ट्यूटोरियल में भी मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में, बताया था इसके बारे में दैट इफ़ एनी वन is offered some sort of responsibility then of course the person has to be backed by some sort of authority. So आपने यहाँ पे as a manager responsibility तो दे दी अपने subordinates को या अपने employees को that they have to produce additional 200 units per month now, but उनको कोई authority नहीं मिली थी so as to draw raw material जो कि ज़रूरी था production के लिए. So here is this is the problem जो कि यहाँ पे manager के side से हुई है. So this was all about the principle जो कि यहाँ पे violate हुआ है. Let's cover case number 104. So a company X Limited manufacturing cosmetics which has enjoyed a preeminent position in the business has grown in size. Its business was very good till 1991. So एक जो कंपनी है उसका नाम है X Limited एंड वो मैन्युफैक्चर करती है कॉस्मेटिक्स को. सो उसने काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पोजिशन इन्जॉय करी है इन द बिजनेस एंड उसने काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी किया है. बट इट्स बिजनेस वॉज वेरी गुड टिल 1991. बट जो उनका जो बिजनेस का जो परफॉर्मेंस था दैट वॉज गुड टिल द टाइम 1991 तक. बट आफ्टर दैट न्यू लिबरलाइज्ड एनवायरनमेंट हैज़ सीन एंट्री ऑफ मेनी MNCs इन दिस सेक्टर. बट आफ्टर 1991 जब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को रीफ्रेम किया गया तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो MNCs थी उनको ऑपरेट करना इनिशिएट हो गया था इन द many of the sectors in India, of course. So with the result of the market share of X Limited has declined. So the company had followed a very centralized business model with directors and divisional heads making even minor decisions. So जो company है वो follow करती है एक centralized kind of business model को, which means that जितने भी decision making होता है that is in the hand of the top management only. So before 1991 the business model had served the company very well as consumer has no choice, but now the company is under pressure to reform. So पहले क्या था कि 1991 से पहले as such इतनी ज़्यादा private players was not introduced in the market. मतलब प्राइवेटाइजेशन इतना पॉसिबल नहीं था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर. सो कंज्यूमर वॉज नॉट हैविंग वाइडर चॉइसेस. सो आज कंज्यूमर के पास सारे चॉइसेस अवेलेबल हैं. इफ़ एज अ फर्म इफ़ यू नॉट एबल टू ऑपरेट और सेटिस्फाई कंज्यूमर्स देन डेफिनेटली दे हैव समवन एल्स टू ऑपरेट इन द मार्केट एंड डेफिनेटली वो आपके प्रोडक्ट से शिफ्ट होकर दूसरे प्रोडक्ट को पिक कर सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर आज कंपनी को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है. नाउ दे आर थिंकिंग टू रिफॉर्म देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सो ना क्वेश्चन डिमांड कर रहा है व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंजेस शुड द कंपनी ब्रिंग अबाउट इन ऑर्डर टू रिटेन इट्स मार्केट शेयर. हाउ विल द चेंजेस सजेस्टेड बाय यू विल हेल्प द फर्म. कीप इन माइंड दैट द सेक्टर इन विच द कंपनी इज FMCG. So the case is all about your centralization because जो problem है that is identified by the mean of this line, that is your centralized business model. So I told you earlier also कि centralized business model ये बोलता है कि जो top management होता है they have the decision making power and the authority in their own hand. वो distribute नहीं करते हैं and अपने decision making ability को या authority को या power को with the other levels or to the other people in the organization. तो सेंट्रलाइज बिजनेस मॉडल जो है वो पहले तो उनके लिए सक्सेशन लेकर आया था, बट एज सिनेरियो चेंज हुआ, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ चुकी हैं.
एंड इस वजह से उनको अपने आप को रिफॉर्म करना है, तो डेफिनेटली सेंट्रलाइज बिजनेस मॉडल अब तो वर्कआउट नहीं करेगा. सो अगर वो सब कुछ अपने आप करने पे के बारे में सोचेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. सो बेस्ट ऑप्शन उनके लिए ये होगा दैट दे शुड दे कुड अडॉप्ट योर डिसेंट्रलाइजेशन, बिकॉज बाई मीन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन दे कैन फोकस ऑन की एट्रीब्यूट एरियाज. उनका जो ज़्यादा टाइम होगा वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के ऊपर जाएगा, हाउ टू वर्क बेटर ये सोच सकते हैं वो अगर डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल होता है. बिकॉज जो डिसेंट्रलाइजेशन होगा वहाँ पे जो रूटीन या डिसीजन एबिलिटीज़ होंगी इन द रेगुलर फॉर्म वो शेयर होंगी विद द अदर लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से पॉसिबल होगा एज अ टॉप लेवल मैनेजर टू फोकस ऑन की एट्रीब्यूट एरियाज. सो डेफिनेटली आपका जो अटेंशन होगा वो डिविएट नहीं होगा. यू कैन फोकस मोर इन टर्म्स ऑफ important areas or important decision. So this is the answer to the question. So this was all about for today's cases. So we basically started with case number 98 and we came down to case number 104. So that's all for today's tutorial. Thank you so much.